हेलो एवरीवन, चैप्टर 6 ऑफ स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है हमारी, पार्ट 3 है ये। रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्शन ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने ये वाली स्लाइड्स जो है वो कवर कर लिया अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, एंड आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए पॉइंटर्स नहीं आएंगे, बस जो इम्पॉर्टेंट बात होगी वो मैं जॉट डाउन कर दूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला कि जो न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास आई उसका मेजर इम्पैक्ट पड़ा किसके ऊपर? सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर। तो पहली बात हमारे पास आई कि जो न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास थी उसका इम्पैक्ट पड़ा सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर। दूसरी बात कि जो ये सोशल रिफॉर्म्स थे वो इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं किसके? ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स, क्योंकि रिलीजियस रिफॉर्म्स भी साथ साथ चल रहे थे एंड सोशल रिफॉर्म्स जो है उनमें एक तरह का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिलीजियस रिफॉर्म्स के अंदर। उसके बाद किन सोशल इविल्स, मतलब जो सोशल इल्स थे सोसाइटी के, वो क्या क्या थे जिनके बेस पे ये सोशल रिफॉर्म्स लाए गए? वो थे जैसे अनटचेबिलिटी, उसको रिमूव करना था, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, उसको रिमूव करना था। तो ये कुछ कारण बनते हैं जो कि सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने के लिए, रिफॉर्म्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे सोसाइटी के अंदर। उसके बाद एक बात और आपको याद रखनी है कि ये जो सोशल रिफॉर्म थे ये ग्रेजुअली जो है सोसाइटेड हो जाते हैं इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजियस, एंड ये आगे चल के एक सेकुलर अप्रोच अपना लेते हैं। ठीक है, पहले तो ये दोनों मतलब कि इंटीग्रल पार्ट है, जैसे कि हम अप्रोच थे, जैसे कि हमने ये देखा कि यहाँ पे ये इंटीग्रल पार्ट होते हैं रिलीजियस रिफॉर्म के, लेकिन आगे जाके ये जो है अलग अलग हो जाते हैं और सोशल रिफॉर्म जो है वो सेकुलर अप्रोच अपना लेते हैं, जैसे कि मतलब सभी रिलीजन को साथ लेके चलना है, ये इनका मेन एजेंडा होता है। लेकिन पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो सोशल रिफॉर्म जब स्टार्ट हुए थे तो इनका एक नैरो बेस था, नैरो सोशल बेस था, लेकिन आगे जाके लेटर ऑन ये एक ब्रॉड अप्रोच बना लेते हैं, जिसमें अभी हम नैरो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले इसमें जो है लिमिटेड नंबर ऑफ अपर एंड मिडिल क्लासेस ही थी और मिडिल कास्ट ही इसमें जो पार्ट लेती थी, लेकिन ब्रॉड कैसे बन जाते हैं? क्योंकि आगे चल के लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी भी इनमें अपना योगदान देना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताती हूँ कि इसमें क्या था कि जो सोशल कॉन्फ्रेंस मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो इस्टेब्लिश होती हैं, जिसमें सोशल कॉन्फ्रेंस जैसे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, और दूसरा आपके पास आता है, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, तो सेकंड आता है हमारे पास क्रिश्चियन मिशनरीज। तो ये जो थे ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट का काम करते थे, किसके लिए? सोशल रिफॉर्म्स के लिए, अलॉन्ग विद द एनलाइटन इंडिविजुअल्स। और कुछ एनलाइटन इंडिविजुअल्स के नाम आपको पता भी होंगे, जैसे कि आपके ज्योतिबा फुले, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख, आपको इन सबके नाम याद रखने हैं। केपी तेलंग, DM मालाबारी, ठीक है, DK खड़गे, इनके बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, खड़गे के बारे में, इनका भी काफ़ी योगदान रहता है। ठीक है, उसके बाद श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु, उसके बाद E.G. रामास्वामी नायकर, ठीक है इनका नाम, एंड B.R. अम्बेडकर। तो ये कुछ एनलाइटन थे, ठीक है, इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा हाई पीक पर लेके गए। वो 20th सेंचुरी के ऑनसेट के में ही जो है नेशनल मूवमेंट्स भी जो है वो स्टार्ट हो गए एंड साथ साथ सोशल रिफॉर्म्स भी चलते रहे। तो जो इनका एजेंडा था वो मासेस तक पहुंचा, क्योंकि इंडियन लैंग्वेजेस का ये उपयोग करते थे और मॉडस ऑपरेंडी जो थे ये रिफॉर्मर्स जो है साथ लेके चलते थे, हु यूज़ अ वैरायटी ऑफ मीडिया, जैसे कि वो नॉवेल्स के थ्रू, ड्रामाज, ठीक है, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज, प्रेस, ये सारे इनके थ्रू जो है वो सोशल रिफॉर्म्स ये लेके आते थे। अभी हम आगे बात करेंगे 2 पॉइंट के ऊपर, 2 एजेंडा के ऊपर जो कि सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट को साथ लेके चलते थे। पहला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला आपके पास आएगा कि हमने स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो इम्प्रूव करना है। सेकंड, इम्प्रूव करना है डिसेबिलिटीज़ जो कि अनटचेबिलिटी को लेके चल रही थी। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, वुमेन्स का स्टेटस सुधारना है, अनटचेबिलिटी को सोसाइटी से एकदम से दूर करना है। आज की क्लास में हम वुमेन के स्टेटस को कैसे इम्प्रूव
किया जा सकता है उसके कुछ पॉइंटर्स देखेंगे। तो आई थिंक आपको ये वाला होल पार्ट जो है वो समझ में आ गएगा। इसमें हमने देखा कि पहले जो थे वो सिर्फ अपर क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग ही जो है ज्वाइन करते थे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, लेकिन आगे चल के ब्रॉडर जो है भी आ गया, उसमें सोशल लोअर स्टेटा के लोग भी ज्वाइन होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद हमने कुछ ये देखे नाम देखे एनलाइटन पर्सन्स के और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड द क्रिश्चियन मिशनरीज, इनके थ्रू, एंड कुछ एनलाइटन जैसे ज्योतिबा फूले हो गए, गोपाल हरि देशमुख हो गए, केटी तेलंग हो गए, बीएम मालाबारी हो गए, डीके खरवे हो गए, श्री नारायण गुरु हो गए, ईवी रामास्वामी नायकर हो गए एंड बी आर अम्बेडकर हो गए। इन सब की मदद से जो है सोशल रिफॉर्म जो है हाई पीक तक पहुंच पाया और ये इंडियन लैंग्वेजेस का यूज़ करके अपना प्रोपेगेंडा जो है वो मासेस तक रीच करते थे। एंड जो 1930s तक सिनेमा के थ्रू भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी बातों को स्प्रेड करवाया, जिसमें नोवेल्स, ड्रामा, पोएट्री, ये सब का भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। 2 पॉइंटर्स के ऊपर आज हम बात करेंगे जो कि है 2 एजेंडा, कि हम स्टेटस ऑफ वुमेन को कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे उससे फाइट कर सकते हैं। सेकेंड बात कि हम कैसे फाइट कर सकते हैं तो रिमूव द डिसेबिलिटीज राइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। उसके बाद हम बात करेंगे फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वुमेन, एंड जो दूसरा एजेंडा था वो हमारा ये था स्ट्रगल अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो आज हम मेनली ये वाली चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, ये पॉइंटर्स, जिसके अंदर पॉइंटर्स के अंदर हमारे पास है एबोलिशन ऑफ सती, प्रिवेंटिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड, विडो रीमैरिज, कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज, एजुकेशन ऑफ वुमेन, लेजिटिमेट मेजर्स इन द फ्री इंडिया। तो एक एक करके हम ये स्टार्ट करते हैं। एबोल्यूशन ऑफ सती से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे क्या क्या क्यूरिटियाँ हमारी सोसाइटी के अंदर थी जिनको दूर करना काफ़ी ज़रूरी था वुमेन्स की पोजीशन को सुधारने के लिए। सॉरी। तो वुमेन्स को जो था ना वो एक तरह से बिल्कुल लो स्टेटस दिया हुआ था, ठीक है, मेंस के इक्वल नहीं समझा जाता था, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, पर्दा सिस्टम चल रहा था, विडो री मैरिज जो एक्ट थी वो विडो री मैरिज जो था वो बैन था, मतलब कि अगर कोई विधवा हो जाती है उसका पूर्ण विवाह नहीं हो सकता, इस चीज़ के ऊपर बैन लगा हुआ था। जो अर्ली मैरिज थी, मतलब छोटे होते ही विवाह कर दिया जाता था, ठीक है, बच्चों का, और सती सिस्टम चल रहा था। तो ये इन सभी चीज़ों को हटाने के लिए ये रिफॉर्म्स जो है वो लाए गए, और इन सब में जो है किसी न किसी रूप में आप देखेंगे महिलाएं जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी और उन्हीं के ऊपर जो है ज़्यादा प्रेशर मेंटेन किया जाता था। तो इन सभी को हटाने की ज़रूरत थी। तो इसमें ऐसा नहीं था कि हिंदूज़ के ऊपर, हिंदू की महिलाओं के ऊपर ही ऐसा हो रहा था, नहीं, मुस्लिम्स की जो स्थितियाँ थी वो भी सेम ही थी। सो बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन वर इकोनॉमिकली एंड सोशली डिपेंडेंट थी, इसलिए क्योंकि एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। अगर महिला जो है वो एजुकेटेड नहीं होगी तो अपने हकों के लिए नहीं लड़ पाएगी, तो उसे इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे एजुकेशन तो इतनी अच्छी नहीं थी फॉर द वुमेन्स, क्योंकि उनको प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी। लेकिन आगे चल के काफ़ी ज़्यादा एक्ट्स वगैरह, लॉज वगैरह आए जिनके थ्रू जो है वुमेन्स को इक्वली स्टेटस मिलना शुरू हुआ। तो जो हिंदू वुमेन्स थे उनके पास कोई राइट नहीं था कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर उसके पापा की प्रॉपर्टी है तो उसको मिल सके, ठीक है, वो सन्स को ही दी जाती थी। और दूसरी बात, वो टर्मिनेट भी नहीं कर सकती थी अपनी अनडिजायरेबल मैरिज। अगर उसका धक्के से किसी के साथ विवाह हो रहा हो और वो उसके साथ खुश नहीं है तो वो उस चीज़ को टर्मिनेट भी नहीं कर सकती थी। दूसरी बात की जो मैरिज मैटर ऑफ डिवोर्स थे वो भी जो है मेन से डिसाइड करते थे, ना कि वुमेन्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वालिटी नहीं थी बिटवीन द मेंस एंड वुमेन्स, ठीक है। उसके बाद पॉलीगैमी का भी काफ़ी ज़्यादा रोल था, ठीक है। एक जो मैन था वो काफ़ी सारी वुमेन्स के साथ शादी करता था, तो ये भी एक तरह से श्राप बना हुआ था उस सोसाइटी के अंदर, क्योंकि बाद में जब हम पढ़ेंगे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जिसके अंदर एक ही मोनोगैमी है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि कैसे जो है वो रेडिकल चेंज आता है इन द डोमेस्टिक स्फीयर, एंड काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स जो है लाए जाते हैं एट द होम्स एंड द रिफॉर्म्ड मैन, एंड नो कंट्री हुज फीमेल was sunk in the ignorance could ever make
सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द सिविलाइजेशन। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा कि हमें ये भी चीज़ नोट रखनी है कि अगर हम कोई रिफॉर्म लेके आ रहे हैं और मेनली फॉर द वुमेन्स, तो उसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वुमेन खुद ही पार्टिसिपेट नहीं करेगी उसके ही भले के लिए, फिर वो चीज़ें एक तरह से स्टेगनेंट हो जाएगी। मतलब कि अगर हम किसी चीज़ के लिए कोई रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं तो उसमें उस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो सोशल रिफॉर्म्स थे, फ्रीडम स्ट्रगल्स थी, ये एनलाइटेंड वुमेन्स के द्वारा भी जिसमें जो है लाई जानी शुरू की। मैंने अभी आपको बताया कि एनलाइटेंड मेंस ने तो रोल निभाया ही निभाया, वुमेन्स भी कुछ एनलाइटन फिर सामने आती हैं जो कि अपने इमेंसिपेशन ऑफ द वुमेन्स की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि उन्होंने जो ऐसा भी माना जाता है कि जो ट्रू रिलीजन होता है ना, वो कभी सैंक्शन नहीं लगाएगा कि इन्फीरियरिटी महसूस करे वुमेन। ठीक है, तो एक ट्रू रिलीजन यही होता है जो इक्वल स्टेटस दे अपनी वुमेन्स को। ठीक है, अभी जो कुरीतियों के अगेंस्ट वॉइस रेस की गई वो हमने अभी देखा। एंड वो कौन कौन सी थी? पॉलीगैमी हो गया, पर्दा सिस्टम हो गया, चाइल्ड मैरिज होगी, रिस्ट्रिक्शन ऑन द विडो रीमैरिज हो गई, वर्क टू रिसेंटली टू एस्टैब्लिश द एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर द वुमेन, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी थी वुमेन्स के लिए। और कुछ फेवरेबल लेजिस्लेशंस लाए गए वुमेन्स की मतलब उसका स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए। और फिर जो है इस तरीके से जो है एकदम से ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कि वुमेन की कंडीशन अब तक हम सुधार पाए हैं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिफॉर्म्स जो है वो लेके आए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे एक एक करके, आपके ये जो पॉइंटर्स यहाँ पे दिए गए हैं उसको एक एक करके देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एवोल्यूशन ऑफ सती सबसे पहले, तो ये जो था ये राजा राम मोहन राय जो कि काफ़ी ज़्यादा एनलाइटेंड रिफॉर्मर थे, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है कि सती को जो है वो ख़त्म किया जाए। ऐसा क्यों है आप ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने घर में ही ये सती होते हुए देखा था। किसको? अपनी भाभी को। ठीक है, इनके भैया की डेथ हो गई थी, तो इनकी जो भैया की लाश जब उसको जला रहे थे, ठीक है, उनके फ्यूनरल में ही इनकी भाभी को जो है वो जिंदा जला दिया गया था। तो ये उस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बर्निंग लाइफ ऑफ द विडोज जो है वो इलीगल बना देनी चाहिए, पनिशेबल। ठीक है, जो कि इलीगल कर देना चाहिए एंड पनिशेबल भी होना चाहिए। ठीक है, बाय द क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट्स के द्वारा इसको जो है पनिशेबल बना देना चाहिए। और द रेगुलेशन जो लाया गया वो 1829 का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहले कहाँ पे लाया गया? बंगाल के अंदर लाया गया, बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर, बाद में ये कहाँ लाया गया? मद्रास एंड बॉम्बे में। कब? मद्रास एंड बॉम्बे में, ये बाद में लाया गया 1830 में। तो आपको ये याद रखना है कौन सा रेगुलेशन लाया गया सती के लिए। तो 1829 वाला पहले कहाँ पे लाया गया? बंगाल में, और बाद में मद्रास एंड बॉम्बे में 1830 में ये लेके आए। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, प्रिवेंटिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या किया जाता था? प्रैक्टिस ऑफ द मर्डरिंग ऑफ द फीमेल इन्फेंट, जो छोटी बच्चियाँ होती थी, मान लीजिए किसी लड़की का जन्म हुआ तो उसको भी जो है मार दिया जाता था। तो ये मेनली कॉमन किस किस कास्ट में था, क्लास में था? तो ये अपर कास्ट ऑफ बंगालीज एंड राजपूत। तो ये याद रखेंगे, वो इस चीज़ का ज़्यादा इस मतलब कि यूज़ करते थे, मतलब मार देते थे अपनी लड़कियों को। क्यों? क्योंकि वो लड़कियों को जो है वो इकोनॉमिक बर्डन समझते थे। लेकिन आगे चल के फिर बंगाल में रेगुलेशन लाए जाते हैं 1795 का और 1804 का, जो डिक्लेयर करते हैं कि इन्फेंटिसाइड जो है वो इलीगल है और ये एक तरीके से मर्डर ही माना जाएगा। ठीक है, इन्फेंटिसाइड जो है वो इलीगल है और मर्डर के बराबर है। फिर एक एक्ट पास होता है आपका 1870 के अंदर, जो कि ये कंपलसरी कर देता है हर पेरेंट को कि अगर उनके घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो वो उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लॉ ला दिया गया कि रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द फीमेल चिल्ड्रन फॉर सम ईयर आफ्टर द बर्थ, पर्टिकुलरली इन द एरिया वेयर द कस्टम वॉज रिस्टोर्टेड टू द अपमोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, आपको पता है कि ये फिर बताते भी नहीं थे कि इनके घर में मतलब किसी बच्चे का जन्म हुआ और मार देते थे, इसीलिए रजिस्ट्रेशन लाना ज़रूरी था। ठीक है, और वहीं पे मेनली बंगाल में ही ये जो है चीज़ें पहले स्टार्ट की जाती हैं। अभी हम आगे चलते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट है विडो रीमैरिज, काफ़ी
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। विडो रीमैरिज के लिए आपको जो नाम याद करना है वो है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज का काफ़ी योगदान रहा विडो रीमैरिज के लिए, ठीक है। इनका एजेंडा था वो एक तरह से पीक पे था, मतलब कि पॉपुलराइज जो विडो रीमैरिज की वो ब्रह्मो समाज ने की। तो ये बिल्कुल भी पॉइंट भूलेगा नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है हर किसी एग्जाम के अंदर। तो इसमें जिसका नाम सामने आता है, जो एनलाइटेड पर्सन का नाम सामने आता है, तो वो थे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो प्रिंसिपल रोल निभाया, और ये प्रिंसिपल थे कहाँ के, संस्कृत कॉलेज। ये संस्कृत कॉलेज जो हमने एजुकेशन वाला लेक्चर था उसमें मैंने ये सब बता रखे हैं आपको। तो ये जो संस्कृत कॉलेज था ये कलकत्ता में था, ठीक है। एंड वहाँ पे इन्होंने हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है, जो कि 1856 में लाया था, उसको लीगलाइज कराया था, मैरिज ऑफ द विडो, एंड डिक्लेयर द इशू फ्रॉम सच मैरिजेज एज अ लेजिटिमेट। मतलब लॉ के द्वारा पास करवा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि विडो रीमैरिज एक्ट को जो है वो अब लीगलाइज कर दिया गया। मतलब पहले लीगली उसको अप्रूवल नहीं मिला था। तो जो विद्यासागर थे वो साइड करते हैं वैदिक टेक्स्ट को टू प्रूव दैट द हिंदू रिलीजियस सेक्शन द विडो रीमैरिज। मतलब ये जो विद्यासागर थे ये कहते हैं कि हमारे वेदों में भी ये लिखा हुआ है कि जो एक विडो है वो दोबारा से शादी कर सकती है, ऐसा कहीं पे वो नहीं है कि नहीं कर सकती और उसको पूरा जीवन विधवा रह के ही गुजारना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो नाम सामने आता है इसी की बात चलिए विडो रीमैरिज में। तो जो दूसरे नाम सामने आते हैं वो एक तो है जगन्नाथ शंकर सेठ और दूसरा है भाऊ दाजी, ठीक है। ये जो थे इन्होंने जो लड़कियों के लिए है वो स्कूल बनवाए, ठीक है, स्कूल्स फॉर गर्ल्स, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। एंड विष्णु शास्त्री पंडित जिन्होंने फाउंड किया एक विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1850 में, 1850 में, यहाँ पे लिख देती हूँ किसने, विष्णु, इन सब के नाम भी आपको याद रखने हैं। विष्णु शास्त्री पंडित ने एक एसोसिएशन बनाई, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद जिनका नाम सामने आता है इस फील्ड के अंदर वो है कारसोन दास मुलजी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सत्य प्रकाश जो कि गुजराती में स्टार्ट की 1852 में टू एडवोकेट द विडो रीमैरिज। इन सब के नाम किसी न किसी फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जैसे पूछा जा सके सत्य प्रकाश किसने लिखी थी, किसके रिलेटेड थी, वो कब लिखी गई थी, ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हमने बात की करसोन दास मूलजी, ठीक है। इन्होंने क्या स्टार्ट की थी, सत्य प्रकाश, कौन सी भाषा में, गुजराती में, ठीक है, 1852 में विडो रीमैरिज के। अच्छा, अगर आपसे मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वुमेन्स के ऊपर कुछ लिखिएगा, तो ये सभी पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब अगर अगर हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है। और ये सभी बातें आपको एक्सप्लेन करनी है, ऐसे नहीं कि ये पॉइंट लिख के आप छोड़ दीजिए, पूरे एक्सप्लेन करके लिखिएगा। जिन जिन के भी नाम आ रहे हैं स्कॉलर्स के वो भी आप लिखेंगे इसमें। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो देख लेते हैं, फिर मैं ये स्लाइड को रब कर दूंगी, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने देखा कि ब्रह्मो समाज जो है वो विडो रीमैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई पिक पर उसको लेके जाता है, पॉपुलराइज करता है। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ये जो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ये प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज जो कि कलकत्ता में था। इन्होंने जो है हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो लीगलाइज करवाए, जो कि 1856 में आया था, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि वेदास में भी ये लिखा हुआ है कि विडो जो है वो रीमैरिज कर सकती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद जिसका नाम हमने पढ़ा वो थे जगन्नाथ शंकर सेठ एंड भाऊ दाजी, जिन्होंने जो है गर्ल्स के लिए स्कूल बनवाया, कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद जिसका नाम हमने पढ़ा था वो थे विष्णु शंकर पंडित, जिन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाई थी, कब, 1850 के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो हमने नाम पढ़ा वो ये पढ़ा था कारसोन दास मूलजी, जो कि सत्य प्रकाश इन्होंने स्टार्ट की थी गुजराती भाषा के अंदर, और 1852 की ये बात है, किसके लिए है, टू एडवोकेट द विडो रीमैरिज।
ठीक है, अभी मैं इसको रब कर देती हूँ, लेकिन अभी ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है विडो रीमैरिज। उसके बाद सिमिलर लाइंस के ऊपर आपका डीके खरवे, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। ये वेस्टर्न इंडिया में थे एंड इन वेस्टर्न इंडिया एंड बाय द वीरा सलिंगम पंटूटू इन मद्रास। इन दोनों ने मिलकर जो है काफ़ी अपना योगदान दिया किस चीज़ के अंदर, कि विडो रीमैरिज की जा सके। क्योंकि विडो रीमैरिज पढ़ रहे हैं तो इन सब के नाम आपको जो जो आ रहे हैं वो याद रखने। तो दूसरा नाम किसके साथ मिलकर इन्होंने काम किया था, तो ये, ठीक है। तो ये कहाँ के थे आपके, मद्रास के, साउथ में, ठीक है। और आपको ये भी बात याद रखनी है कि ये जो खरवे थे इन्होंने खुद एक विडो से शादी की थी 1893 के अंदर, और हिंदू विडोज़ की जो लाइफ थी उसको अपलिफ्ट करने का भी काम किया था। और जो मैंने अभी बताया ना विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाई गई थी, तो उसके ये सेक्रेटरी भी बने थे, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, सेक्रेटरी किसके बने थे, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, जो कि किसके द्वारा खोली गई थी, अभी हमने पढ़ा था विष्णु शास्त्री पंडित, ठीक है। उसके बाद ही ओपन द विडोज होम। अब ये जो खरवे थे इन्होंने विधवाओं के लिए होम भी बनाया, कहाँ पे, पुणे के अंदर, ठीक है। टू गिव द हाई कास्ट विडोज एट इंटरेस्ट इन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग देम द फैसिलिटीज़ फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग। ऐसा नहीं कि होम बना के रख दिया मतलब और वो कुछ नहीं करेंगे, नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग भी उन्होंने स्टार्ट करवाई कि ये जो विधवा थी अपना कुछ स्किल वगैरह डेवलप करें और अपना कमा के खा सकें। उसके बाद इन्होंने इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी भी बनाई, मतलब हेल्प की सेटअप करने में, बॉम्बे में 1916 में बॉम्बे में इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट की। उसके बाद राइट्स ऑफ विडो टू रीमैरिज वॉज एडवोकेटेड बाय, और किसके द्वारा एडवोकेट किया गया, तो अगर आपको कहीं पे इनके नाम भी सामने आ जाते हैं तो वो याद रखेंगे आप किनके, मैं एक बारी यहाँ पे लिख देती हूँ। एक तो है BM मालाबारी, नर्मद जस्टिस गोविंद, महादेव रानाडे और के नटरंजन, ठीक है। तो इन तीनों के भी नाम आपको याद रखने हैं विडो रीमैरिज में, जो कि आएंगे सामने। तो अभी तक हमने किस किस के नाम पढ़े वो मैं आपको ऑरली बता देती हूँ, ठीक है। ईश्वर चंद विद्यासागर हो गए एक तो आपके, ठीक है। उसके बाद जगन्नाथ शंकर सेठ हो गए, भाऊ दाजी हो गए, उसके बाद विष्णु शास्त्री पंडित हो गए, उसके बाद कारसोन दास मूलजी हो गए, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास नाम आता है डीके खरवे का, एंड उसके बाद वीरा सलिंगम पंटूटू, एंड डीके खरवे ने तो खुद ही एक विडो से शादी की थी, ठीक है। एंड उसके बाद जो नाम आता है BM मालाबारी, नर्मद जस्टिस गोविंद, महादेव रानाडे एंड के नटरंजन, ठीक। उसके बाद अब हम बात करें कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज। तो ये वाला भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो थी नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है, ये सिग्निफाइड करता था कमिंग ऑफ द लेजिटिमेट एक्शन इन प्रोहिबिटिंग द चाइल्ड मैरिज इन 1872 की ये बात कर रही है। ये लिमिटेड इम्पैक्ट डालता था एज द एक्ट वॉज नॉट एप्लीकेबल टू हिंदू मुस्लिम एंड द अदर रिकॉग्नाइज्ड फेथ। और साथ ही साथ में पारसी रिफॉर्मर जो कि आए, ये जो थे ना, इनका नाम बार बार आ रहा है, विडो रीमैरिज में भी इनका नाम आया, तो ये एक पारसी रिफॉर्मर थे, ठीक है। इनको रिवॉर्ड दिया जाता है क्योंकि इन्होंने जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो कि 1891 में आया, जिन्होंने जो है ये घोषित किया कि 12 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं करवानी है, ठीक है। फॉरबिड द मैरिज ऑफ गर्ल बिलो द एज ऑफ द 12। फिर उसके बाद आपके पास आता है शारदा एक्ट जो कि 1930 में आता है, जो कि ये कहता है कि जो बॉयज़ की एज होनी चाहिए मैरिज की वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, और गर्ल्स की जो एज होनी चाहिए वो 14 ईयर्स होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये किस में बोला गया, शारदा एक्ट में, जो कि 1930 में आया। उसके बाद फ्री इंडिया में, मतलब जब हम आज़ाद हो गए, फिर कौन सा एक्ट आता है आपके पास, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट। ये कब लाया जाता है, 1978 में। तो ये क्या गर्ल्स की एज और बॉयज़ की एज रखता है, तो पहले तो थी आपके पास 18 बॉयज़ की एंड 15 गर्ल्स की, लेकिन इसको फिर चेंज कर दिया जाता है 18 गर्ल्स की और 21 बॉयज़ की,
ठीक है। तो ये कौन सा एक्ट था जो कि फ्री इंडिया में आया था? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1978 का। तो इसमें आपको किसका नाम याद रखना है? इसमें कंट्रोल चाइल्ड एक्ट में इनका BM मालाबारी का, ये पारसी आपके रिफॉर्मर थे। शारदा एक्ट को नहीं भूलना है, और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो कि फ्री इंडिया में आया था उसको नहीं भूलना है, और यहाँ पे आपका एज ऑफ कंसेप्शन 1891 को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इसमें आपको ये याद है ना 12 साल की उम्र बताई थी, मतलब गर्ल्स की एज जो है इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये सारा आपके पास चाइल्ड मैरिज में आ जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, एजुकेशन ऑफ वुमेन की बात कर लेते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने फर्स्ट अपना ओपन किया कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी। ये कब ओपन की? 1819 में। उसके बाद होम स्कूल काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? JED बेथलेन के द्वारा। प्रेसिडेंट जो थे इसके प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन कलकत्ता। अब यहाँ से पता चल गया आपको कि ये बेथलेन स्कूल कहाँ पे था? कलकत्ता में था। 1849 में ये लाया गया। उसके बाद 1840s तक और 50s तक जो है एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर जो थे वो इससे एसोसिएट थे विद नो लेस देन 35 गर्ल्स स्कूल्स इन बंगाल एंड कंसिडर वन ऑफ द पायनियर ऑफ द वुमेन एजुकेशन। अब जो हमने बात की थी ना ईश्वर चंद विद्यासागर, उनका हमने विडो रीमैरिज में भी पढ़ा था, ठीक है। और साथ ही साथ एजुकेशन देनी है गर्ल्स को, गर्ल्स एजुकेशन। अगर ये दोनों पॉइंट आ गए तो ईश्वर चंद विद्यासागर का नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उन्होंने जो है काफ़ी योगदान दिया वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर भी। उसके बाद जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच एजुकेशन जो आता है वो स्ट्रेस देता है किसके ऊपर? फीमेल एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 1914 के अंदर जो है वुमेन मेडिकल सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी पूछा जा सकता है। वुमेन मेडिकल सर्विस जो है कब जो है आई? 1940। इसमें क्या होता था कि मिडवाइफ्स को एंड नर्सिस को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती थी। इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट की गई। प्रोफेसर खरवे के बारे में हमने पहले पढ़ा था, जिन्होंने एक विडो से शादी की थी, ना पढ़ा था ना। तो इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो स्टार्ट की गई खरवे के द्वारा। कब? 1916 में, जो कि एक आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन बन के सामने आता है एजुकेशन ऑफ वुमेन को लेके। उसके बाद दिल्ली के अंदर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भी खोला गया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी टाइम पीरियड में खोला गया 1916 में। तो ये वाला मेडिकल कॉलेज भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ वुमेन्स को दी जानी चाहिए। ये उसके लिए क्या खोला गया? डरफिन्स हॉस्पिटल कब? 1880s की बात है। तो जब पार्टीशन हुआ, जब स्वदेशी एंड एंटी पार्टीशन चल रहा था, पार्टिसिपेशन इन द स्वदेशी एंड द एंटी पार्टीशन एंड द होम रूल मूवमेंट्स ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, उस टाइम पे होम सेंटर्ड इंडियन वुमेन जो है एक तरह से वो भी साथ साथ पैरेलली चल रहा था। उसके बाद ट्रेड यूनियन, किसान मूवमेंट्स, इसके अंदर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया वुमेन्स ने। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ने भी स्टार्ट कर दिया। और कुछ वुमेन्स का जो नाम है वो सामने आता है, जैसे सरोजिनी नायडू, ठीक है। वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कब? 1925 के अंदर। बाद में ये यूपी की फर्स्ट ये गवर्नर भी बनी, ठीक है। कब? 1947 से 49 के अंदर। उसके बाद अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा जगाई इन वुमेन्स ने, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और वो मूवमेंट को काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके गए। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट हुई 1927 के अंदर। तो ये भी पूछा जा सकता है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस ये कब स्टार्ट हुई? आपकी 1927 के अंदर। तो इनसे भी काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स को एक तरह से अपलिफ्टमेंट मिली। तो ये सारा आपके पास एजुकेशन ऑफ वुमेन में आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट पॉइंट में, जो कि इसमें है लेजिस्लेटिव मेजर्स इन फ्री इंडिया। अब फ्री इंडिया के अंदर क्या मेजर्स वुमेन्स के लिए लाए जा रहे हैं? तो एक तो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो ये आपका आर्टिकल 14-15 में आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरी बात, स्पेशल
मैरिज एक्ट, ये कब आया था? 1954 में। ये क्या कहता है कि इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिजेस जो है वो अलाउड हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए आए हैं? इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। दूसरा हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू मैरिज एक्ट, तो ये कब आया? 1955। ये क्रोनोलॉजी भी आप याद रखेंगे। इसने क्या, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या किया? इसने जो बाइगैमी मतलब दो विवाह करते थे लोग, उसको ख़त्म करने की बात की और परमिट किया कि डिसोल्यूशन होना चाहिए मैरिज का ऑन द स्पेसिफिक ग्राउंड्स, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है आपके पास हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो ये कब आया? अगले ही साल 1956 में। यहाँ पे आप देख रहे हैं 54, 55 एंड 56। अब ये तीसरे वाला ये जो था ना, ये किसके लिए था कि जो लड़कियां हैं उसको भी इक्वल ही जो है वो प्रॉपर्टी वगैरह दी जाएगी जैसे सन को दी जाती है, मतलब को हायर होगा वो सन के बराबर। डॉटर जो है वो इक्वली को हायर है सन के बराबर। एंड अबॉलिश कर दिया डिस्क्रिमिनेशन की, जैसे कहते हैं ना कि लड़कियों को नहीं दी जाएगी प्रॉपर्टी, वो उस चीज़ को डिनाई किया इस एक्ट ने। तो द हिंदू एडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट एनहांस द स्टेटस ऑफ द वुमेन इन द मैटर्स ऑफ द एडॉप्शन, ठीक है। अब ये सारे एक्ट्स ने महिलाओं की स्थिति को बहुत अच्छा कर दिया। उसके बाद आपके पास जो एक एक्ट आता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये कब आया था? 1961 के अंदर, जो कि बाद में अमेंड हो जाता है 1976 के अंदर, जिसके अंदर टू कवर वुमेन हु डू नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ द आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। जो आपके इसके अंदर वुमेन्स को कवर नहीं किया जा रहा था, वो अब इसके अंदर मतलब इसके अंदर सभी महिलाओं को कवर किया जाने लगा इस एक्ट के अंदर। उसके बाद डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी प्रोवाइड करवाता है। इक्वल पे होनी चाहिए, इक्वल वर्क, अगर महिला और पुरुष सेम काम कर रहे हैं सेम टाइम के लिए तो दोनों को इक्वल पे जो है वो मिलनी चाहिए। उसके लिए आपके पास आता है फिर इक्वल रेमनरेशन एक्ट, ये कब आता है? 1976 में, जब ये अमेंड होता है ना तभी, ठीक है। उसके बाद ये जो है इक्वल पे देने की बात करता है मैन एंड वुमेन को, एंड प्रिवेंट करता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा वुमेन्स के साथ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। उसके बाद आपके पास आता है एक आता है फैक्ट्रीज एक्ट, जो फैक्ट्रीज एक्ट ये कब आता है आपके पास? 1976। वही बस ये चीज़ याद रखिए, जब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो अमेंड होता है ना तभी इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आता है, तभी फैक्ट्री एक्ट भी आता है। तो ये जो फैक्ट्री एक्ट आता है ना, इसके अंदर क्रैच की फैसिलिटी देने की बात की गई, ठीक है। इसमें 30 वुमेन्स जो है, अगर किसी पहले ना 50 वुमेन्स के साथ चलता था, अगर किसी संस्था के अंदर मतलब किसी फैक्ट्री के अंदर 50 वुमेन्स से अगर उनके बच्चे होते हैं तो क्रैच की फैसिलिटी दी जाती है। पहले वो 50 था, लेकिन अब इसके अंदर फैक्ट्रीज एक्ट 1976 के अंदर इसको 30 कर दिया गया। अगर 30 महिलाएं अगर उनके बच्चे हैं तो वहाँ क्रैच की फैसिलिटी, क्रैच वो होता है जहाँ पे अगर वुमेन जो है वो वर्क प्लेस पे काम कर रही है तो उनके बच्चों को कौन संभालेगा, उसके लिए क्रैच खोले जाते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि ये जो न्यू वाला आया ना, उसमें जो है कितनी विजिट आपको देनी है? आप एक दिन में मतलब अगर महिला है और आपका बच्चा क्रैच में है तो 4 विजिट ही आप जो है वो दे सकते हैं एक दिन के अंदर उस बच्चे के लिए, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल लॉ बिल पास होता है 1983 के अंदर, जो कि अमेंड करता है इंडियन पीनल कोड के अंदर, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। ये जो है वो लॉ बनाते हैं अगेंस्ट द रेप एंड अदर सच क्राइम अगेंस्ट द वुमेन मच मोर स्ट्रिंजेंट, मतलब पहले स्ट्रिंजेंट नहीं थे, अब और भी उनको कड़ा बना दिया गया है। अगर कोई भी गलत काम करता है वुमेन्स के अगेंस्ट तो क्रिमिनल लॉ लगेगा 1983 का, उसको आगे चल के अमेंड कर दिया गया इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। उसके बाद इंडियन पीनल कोड जो था वो क्रूएलिटी अगेंस्ट अ वुमेन बाय हर हस्बैंड एंड अदर रिलेशन, इसको भी पनिश करता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर हस्बैंड है तो वो कुछ भी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करेगा तो वो भी इक्वल ही पनिशमेंट का अधिकारी होगा। ऐसा किसके अंडर बोला गया? इंडियन पीनल कोड आईपीसी के अंडर बोला गया। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके तहत अगर महिला के खिलाफ अगर कुछ भी गलत होता है तो इन तीनों लॉ के अगेंस्ट जो है वो
अगर वो हस्बैंड ही क्यों ना हो तो वो भी इसके अंदर लिया जाएगा। अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेंट की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट इन वुमेन्स एंड गर्ल्स एक्ट 1956, ये अमेंड होता है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986। ठीक है, पहले 1956 में आता है लेकिन फिर बाद में अमेंड हो जाता है 1986 में। इसमें सभी मतलब अगर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट की जाती है महिला या फिर कोई गर्ल, अगर उसको बेचा जाता है तो ये सब इस एक्ट के अंदर कवर होंगे। ठीक है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986 का। उसके बाद डोरी प्रिवेंशन एक्ट, दहेज प्रथा जो चल रही थी उसको ख़त्म करने के लिए जो एक्ट आया 1961 में, जो है बाद में चल के फिर 1986 में वो अमेंड किया जाता है। और ऐसी बात नहीं है कि दहेज लेना ही पाप है, देना भी। अगर लड़की वाले हैं वो भी अगर ज़्यादा दहेज दे रहे हैं तो गिविंग एंड टेकिंग दोनों, ठीक है, डोरी, अगर दहेज लेना और देना दोनों को जो है वो ऑफेंस माना गया। कब? 1986 के अंदर। इन 1987 जो एक्ट था वो पास कर दिया गया कि बाय मेकिंग ग्लोरिफिकेशन ऑफ सती अ कॉग्निजिबल ऑफेंस। और आपको पता है सती की प्रथा ना ऐसी बात नहीं है कि पहले इतना पुराना एक्ट आ गया और ख़त्म हो गई। आपको सुन के हैरानी होगी कि जब इंडिया फ्री भी हो गया था, इंडिपेंडेंस हमने गेन भी कर ली थी, उसके बाद भी जो है सती की प्रथा चल रही थी कुछ एरियाज़ में, लाइक आई थिंक राजस्थान वगैरह से एक दो न्यूज़ सामने आई थी। तो उसके बाद 1987 में जाके, ठीक है, आप देख रहे हैं 1987, ये तो अभी की बात होगी, थोड़े समय पहले की ही, मतलब इतनी पुरानी बात नहीं है। तो ये जो एक्ट सती के ऊपर फिर जो एक्ट बनाया गया वो कॉग्निजिबल ऑफेंस बना दिया गया, मतलब बहुत कड़ी वाली सज़ा जो है वो दी जाएगी। अ लॉ हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर डोमेस्टिक वायलेंस भी कोई हस्बैंड करता है वुमेन के साथ तो उसको भी इक्वली भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी जो इश्यूज़ थे आज हमने डिस्कस किए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रगल अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो आप बने रहिएगा हमारी वीडियोज़ के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।